हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत जो पौधों को उगने और बढ़ने के लिए जीवांश और खनिजांश प्रदान करती है, मिट्टी कहलाती है। यानी कि मृदा ह्यूमस से युक्त ढीला शैल पदार्थ है जो पौधों के लिए आर्द्रता और आहार प्रदान करता है। मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वो ऊपरी परत है जो मूल चट्टान तथा वनस्पति अंश के योग से बनती है। मृदा का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण का प्रत्येक तत्व अपना योगदान देता है। मृदा हमारे जीवन का एक अमूल्य पदार्थ है। अपक्षय तथा अपरदन के कारक भूपृष्ठ की चट्टानों को तोड़कर उसका चूर्ण बना देते हैं। इस चूर्ण में वनस्पति और जीव जंतु के सड़े गले अंश भी सम्मिलित हो जाते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। चट्टानों में उपस्थित खनिज और चूर्ण में मिला हुआ ह्यूमस मिलकर पेड़ पौधों को जीवन प्रदान करता है। मृदा हमारे जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान तत्व है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। मृदा से हमें वनस्पति और कृषि उपजें प्राप्त होती है। मृदा की उपजाऊ शक्ति और उसकी गहराई पर किसी क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, पश्चिमी बंगाल के डेल्टाई मैदान और केरल के तट पर जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी मिलती है जो उन्नत कृषि को प्रोत्साहित करती है। इसके विपरीत राजस्थान के शुष्क प्रदेश की मिट्टी उन्नत कृषि का आधार कम बन पाई है। मृदा आवरण भिन्नता पैदा करने वाले कई घटक होते हैं, जैसे मूल पदार्थ, उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति आदि। मृदा का निर्माण करने वाले जो मूल पदार्थ हैं वो चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। चट्टानों के टूटने फूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मृदा का निर्माण नदियों की निक्षेप क्रिया द्वारा हुआ है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में उच्चावच का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में जल प्रवाह की गति तेज होती है, जिससे मिट्टी के निर्माण में बाधा पड़ती है। अधिक तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में तो मृदा का अपरदन भी हो जाता है। कम उच्चावच वाले क्षेत्रों में निक्षेप अधिक होता है और मृदा की परत मोटी हो जाती है। यही कारण है कि भारत के उत्तरी मैदान में मिट्टी गहरी और उपजाऊ है। इसके विपरीत दक्षिणी पठार में उच्चावच अधिक होने के कारण मिट्टी का आवरण कम गहरा है। यहाँ पर नदी घाटियों में या तटवर्ती डेल्टाई भागों में गहरी मिट्टी पाई जाती है। जलवायु के विभिन्न तत्वों, विशेषकर तापमान और वर्षा में पाए जाने वाले विशाल प्रादेशिक अंतर के कारण विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का जन्म होता है। उष्ण एवं आर्द्र प्रदेश की मिट्टियाँ शीत और शुष्क प्रदेश की मिट्टियों से भिन्न होती हैं। विभिन्न प्रकार की जलवायु में
विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव मिलते हैं, जिससे मिट्टी के प्रकार में भिन्नता आ जाती है। किसी भी प्रदेश की मृदा निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया और इसका विकास प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि के साथ ही आरंभ होता है। वृक्षों के सड़े गले पत्ते मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं और उसे ह्यूमस जैसा आवश्यक तत्व प्रदान करते हैं। घने वन क्षेत्रों में उत्तम प्रकार की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। मिट्टियों का वर्गीकरण अनेकों आधारों पर किया जाता है। इनमें से शैलों के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है, जैसे अति प्राचीन रवेदार और कायांतरित शैलों से निर्मित मिट्टियाँ, कटप्पा और विंध्यन शैलों से उत्पन्न मिट्टियाँ, गोंडवाना शैलों से निर्मित मिट्टियाँ, दक्कन ट्रैप की मिट्टियाँ, टर्शियरी शैलों से निर्मित मिट्टियाँ और नवीन शैलों से निर्मित मिट्टियाँ। इनमें से जो पहली है वो अति प्राचीन रवेदार और कायांतरित शैलों से निर्मित मिट्टियाँ हैं। ये मिट्टियाँ प्रायद्वीपीय पठार पर प्राचीन ग्रेनाइट, मेस, शिस्ट आदि रवेदार और कायांतरित शैलों से बनी हैं। इनमें लोहा, मैग्नीज अधिक पाया जाता है। इन शैलों के विघटन से उत्पन्न मिट्टियों का रंग लाल होता है। वर्षा काल में इनका ह्यूमस नष्ट हो जाता है। ऐसी मिट्टियाँ प्राय अनुपजाऊ होती हैं। दूसरी है कडुप्पा एवं विंध्यन शैलों से उत्पन्न मिट्टियाँ। अति प्राचीन होने के कारण ये पूर्ण परिपक्व मिट्टियाँ हैं। ये सूक्ष्म, बलुई तथा अधिक क्षारीय मिट्टियाँ हैं। नेक्स्ट है गोंडवाना शैल से निर्मित मिट्टियाँ। प्रायद्वीपीय पठार पर नदी घाटियों में बालू, कंकड़, पत्थर, बजरी आदि अवसादों के जमने से गोंडवाना शैलें उत्पन्न हुई हैं। गोंडवाना शैलों से उत्पन्न मिट्टियाँ अभी पूर्णतः परिपक्व नहीं हैं, अतः ये अनुपजाऊ हैं। इनकी परतें पतली, बलुई व क्षारीय होती हैं। इनमें ह्यूमस की कमी होती है। दक्कन ट्रैप से निर्मित मिट्टियाँ जो हैं वो क्रिटेशियस कल्प में व्यापक ज्वालामुखी क्रिया के कारण प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग पर लावा के जमने से इनकी उत्पत्ति हुई है। दक्कन ट्रैप शैलों के जो निर्माण के बाद जो उनका अपरदन हुआ, उनसे जो उनकी चट्टानों से जो मिट्टी बनी वो दक्कन ट्रैप से निर्मित मिट्टियाँ कहलाईं। इनमें लोहा और मैग्नीज अधिक मात्रा में मिलता है। लावा की मिट्टी काली और उपजाऊ होती है। नेक्स्ट टर्शियरी शैलों से निर्मित मिट्टियाँ हैं, जो कि प्रायद्वीपीय पठार के बाहर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मिलती हैं। पहाड़ियों व घाटियों में टर्शियरी युगीन शैलों के विघटन से चूना व बालू मिश्रित मिट्टियाँ उत्पन्न हुई। नेक्स्ट नवीन शैलों से निर्मित मिट्टियाँ हैं। नूतन कल्प की शैलों से उत्पन्न मिट्टियाँ गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र के मैदान में विस्तृत हैं। कांप, लेटेराइट और मरुस्थलीय मिट्टियाँ इसी प्रकार की हैं। पर्याप्त जल मिलने पर ये उर्वर सिद्ध होती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भी मिट्टियों का वर्गीकरण किया है। उन्होंने 8 मुख्य और 27 गौण प्रकार की मिट्टियाँ बताई हैं। मुख्य मिट्टियाँ हैं लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, क्षार युक्त मिट्टी, हल्की काली व दलदली मिट्टी, ताप मिट्टी, रेतीली मिट्टी और
वनों वाली मिट्टी। उप विभाग के अंतर्गत जो मिट्टियाँ भारतीय कृषि अनुसंधान समिति द्वारा बताई गई हैं वो हैं काप मिट्टी, अधिक चूना युक्त काप मिट्टी, तटीय काप मिट्टी, डेल्टाई काप मिट्टी, नमकीन व क्षारीय काप मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, छिछली मिट्टी, नमक व क्षार युक्त काली मिट्टी, अवर्गीकृत काली मिट्टी, मिश्रित लाल व काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल पथरीली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पतझड़ वनों वाली भूरी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, कोटजोल मिट्टी, वनों की लेटेराइट मिट्टी, तराई की पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय चारागाहों की मिट्टी, पीट मिट्टी और अन्य मिट्टी। वैसे मोटे तौर पर सुविधाजनक दृष्टि से भारत की मिट्टियों को अनेक भागों में बांटा जा सकता है, जैसे पर्वतीय प्रदेश की मिट्टियाँ, उत्तरी मैदान की मिट्टियाँ, प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियाँ व अन्य मिट्टियाँ। पहली है पर्वतीय प्रदेश की मिट्टियाँ। इस मिट्टी को अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे आग्नेय मिट्टियाँ, टर्शियरी मिट्टियाँ, चूना और डोलोमाइट युक्त मिट्टियाँ। इनमें से पहली है आग्नेय मिट्टियाँ। कई क्षेत्रों में आग्नेय अथवा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित ग्रेनाइट व डायोराइट शैलें पाई जाती हैं, जिनके विघटन से इन मिट्टियों की रचना हुई है। इनमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है, अतः यह कृषि के लिए उपयुक्त हैं। दूसरी है टर्शियरी मिट्टियाँ। अधिकांश क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। प्रायः ये पथरीली व कम गहरी होती हैं। घाटियों में ये अधिक मोटी परत युक्त होती हैं तथा चावल, आलू व चाय के लिए उपयुक्त होती हैं। ढालों पर सीढ़ियाँ बनाकर सोपानी कृषि की जाती है। दून, कांगड़ा, असम आदि घाटियों में इन्हें स्थानीय रूप से चाय की मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट है चूना और डोलोमाइट युक्त मिट्टियाँ। मध्य हिमालय के ढालों पर चूना और डोलोमाइट शैलों की प्रधानता है। वर्षा के कारण ये घुलनशील तत्व बह जाते हैं, जिससे अनुपजाऊ बीहड़ उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी मिट्टियाँ केवल चीड़, साल आदि वृक्षों के लिए ही उपयुक्त होती हैं। ये मसूरी, नैनीताल, चक्रोता क्षेत्रों में विशेष रूप से पाई जाती हैं। ये तो थी पर्वतीय क्षेत्रों की मिट्टियाँ। अब दूसरी है उत्तरी मैदान की मिट्टियाँ। उत्तरी विशाल मैदान की रचना सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई काप मिट्टी से हुई है। देश के लगभग 7.68 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इन मिट्टियों का विस्तार मिलता है। इस मैदान में काप के 400 मीटर से लेकर कई हजार मीटर गहरे निक्षेप पाए जाते हैं। ये मिट्टियाँ अभी भी निर्माण अवस्था में हैं। उत्तरी मैदान में प्रवाहित होने वाली नदियाँ प्रतिवर्ष वर्षा काल में बाढ़ के जल के साथ हजारों टन मिट्टी इस मैदान में बिछाती रहती हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस तत्व की कमी होती है, तथापि ये बहुत उपजाऊ हैं। वर्षा की मात्रा का प्रभाव इन मिट्टियों के गुणों पर स्थानीय रूप से पड़ता है। तदनुसार इनमें क्षारीय तत्व, बालू व चीका के अनुपात और उर्वरता में भिन्नता पाई जाती है। इन मिट्टियों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। पुरातन काप
या बागर और दूसरा नवीन काप या खादर। तो पहला है ये पुरातन काप या बागर। ये मिट्टियाँ उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता। चीका व बालू की मात्रा समान होने के कारण ये दोमट कहलाती हैं। कहीं कहीं इनमें कंकड़ और चूने की डलियाँ भी पाई जाती हैं। ये आवरण क्षय से अधिक प्रभावित हैं। सोडियम और मैग्नीशियम लवणों के संचित हो जाने के कारण ये मिट्टियाँ ऊसर हो जाती हैं। नहरी सिंचाई के कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार की काफ़ी मिट्टी ऊसर हो गई है। ऐसी मिट्टी रेह या कल्लर कहलाती है। पंजाब के कुछ भागों में चूना युक्त मिट्टी मिलती है। अधिक खुरदरे और बड़े कणों वाली मिट्टी भूड़ कहलाती है। बागर मिट्टियों में गेहूं और गन्ने की अच्छी उपज होती है। दूसरी है नवीन काप या खादर। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का जल भर जाता है वो खादर कहलाते हैं। यह मिट्टी हल्के रंग की और कम कंकरीली होती है। सूक्ष्म तथा नई काप का लगातार निक्षेपण होने के कारण इनमें चीका की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इनमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इनमें उर्वरकों का प्रयोग कम होता है। रबी की फसलों के लिए ये अत्यधिक उत्तम होती है। उत्तरी मैदान की मिट्टियों में नेक्स्ट है डेल्टाइका। डेल्टा के निकट बहुत कम ढाल होने के कारण नदियों को प्रवाह रुक जाता है और वे निरंतर निक्षेप कार्य करती हैं। ये मिट्टियाँ बहुत उपजाऊ होती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अनेक लवण और रासायनिक पदार्थों को घोल लाती है। यह मिट्टी छिद्रमय और हल्के कण वाली होती है। इनमें चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, गन्ने व तिलहन की अच्छी पैदावार की जाती है। डेल्टा के उच्च भागों में पुरानी काप पाई जाती है। इसे राढ़ भी कहते हैं। निम्न भागों में नवीन काप मिलती है। ये तो थी उत्तरी मैदान की मिट्टियाँ। अब नेक्स्ट हम अध्ययन करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियाँ। बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टियाँ प्राचीन और कठोर चट्टानों से निर्मित हैं, इसलिए यहाँ की मिट्टियाँ भी पुरानी हैं, जो अधिकतर अपने निर्माण के स्थान पर ही पाई जाती हैं। रंग, रचना और उपजाऊपन के अनुसार इन्हें काली, लाल, पीली, लेटेराइट ऐसी कई मिट्टियों में बांटा गया है, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तब तक के लिए अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।